आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लें एयर पॉल्यूशन की, तो वो क्या होगी? तो एयर इज पॉल्यूटेड व्हेन वन और सेवरल pollutants are present in the atmosphere at such a concentration and for so long that they are harmful to man, animals, plants or material property, cause harm or reduce well-being or disturb appreciably its application. ये WHO के अकॉर्डिंग है। Any deviation from the natural combination of gases in our atmosphere, ये है NSW प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट ऑपरेशन, इसके अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं कि हमें भी पता है कि हवा जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। दुर्भाग्य से हवा प्रदूषित हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राचीन काल में भी वायु प्रदूषण मौजूद था, लेकिन यह आज की तुलना में बहुत कम गंभीर और कम व्यापक था। और इसके लिए 3 कारण जिम्मेदार हैं। उसमें है कि पहले कम मानव जनसंख्या का होना, प्रति व्यक्ति कम खपत होना और बहुत ही बुनियादी प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होना। प्रदूषण अब एक आम शब्द बन गया है जिससे हम परिचित हैं। हम प्रदूषण के विभिन्न रूपों के बारे में जानते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऐसे कई प्रदूषणों के बारे में हमने सुन रखा है, सुनते हैं विभिन्न रूपों के बारे में और जनसंचार माध्यमों से इसके बारे में पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण ऐसा ही एक रूप है जो घर के अंदर या बाहर हवा के दूषित होने को दर्शाता है। वातावरण में हवा में होने वाले भौतिक, जैविक या रासायनिक परिवर्तन को प्रदूषण कहा जा सकता है। यह तब होता है जब कोई हानिकारक गैस, धूल, धुआं वातावरण में प्रवेश कर जाता है और पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो अगर हम लोग वैसे देखें ना, तो ऐसा समझो कि वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक होते हैं यानी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, अगर वह डायरेक्टली एमिटेड हो रहे हैं किसी एक सोर्स से, तो इसे हम लोग कह सकते हैं वे प्रदूषक जो सीधे पहचाने जा सकने वाले स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट और मानवीय गतिविधियों, वाहन, उद्योगों आदि से निकलने वाला उत्सर्जन दोनों से उत्पन्न होते हैं। उन्हें प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। देयर आर 5 प्राइमरी pollutants that are together contribute about 90% of the global air pollution। ये क्या क्या है? जैसे कार्बन ऑक्साइड, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। फिर आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, उसमें कई सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती है। सल्फर ऑक्साइड्स में मेनली सल्फर डाइऑक्साइड होती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड SPM जिसे हम आगे जानेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स पर।
जैसे ये तो थे प्राथमिक प्रदूषक, तो इसी तरीके से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स और वीकेंड से प्रदूषक होते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस कह लो, या दो सबस्टेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली, जो डायरेक्टली नहीं एमिटेड हो रहे हैं एटमॉस्फेयर वातावरण में, बट रेदर फॉर्म्ड बाय किसी केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं एटमॉस्फेयर से में, मतलब वातावरण में, उसे हम लोगों ने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा। हम जानेंगे कुछ पॉल्यूटेंट्स के यानी प्रदूषकों के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। ये एक तरीके की कलरलेस और ओडोरलेस, मतलब रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसके स्रोत को देखेंगे, उसके बाद इसके स्वास्थ्य प्रभाव को देखेंगे, उसके बाद इसके कम्युनिटी पर क्या प्रभाव है उनको देखेंगे। तो ये ज्यादातर मोटर वाहन निकास से होती है, या फिर कोई इंडोर सोर्सेज जैसे कि केरोसिन जलाने से हो गए, या वुड बर्निंग स्टोव्स, और अगर हम लोग कहें तो कुछ परसेंट सिगरेट जो लोग यूज करते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अब इसमें हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो, सिर दर्द, रिड्यूस्ड मेंटल अलर्टनेस या मानसिक सतर्कता की कमी, दिल का दौरा भी हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है, या हम लोग कह सकते हैं बिगड़ा हुआ भ्रूण विकास, या फिर डेथ भी हो सकती है, मृत्यु, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी होती है। अब इसका कम्युनिटी लेवल पर क्या प्रभाव है, तो ये क्या करता है कि कंट्रीब्यूट टू OH रेडिकल फॉर्मेशन, जिससे ओजोन O3 का फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर और डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस यानी रंगहीन गैस है, जो ज्यादातर पानी, मतलब वाटर वेपर में घुलकर एसिड बनाने का काम करती है, और दूसरी गैसों के साथ भी इंटरेक्ट करती है, और दूसरे पार्टिकल्स के साथ भी इंटरेक्ट करती है। अब ये कहाँ कहाँ से इसका निकलना स्रोत क्या क्या होते हैं, तो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, मतलब लकड़ी जलाने वाले जो भी पावर प्लांट्स होते हैं उनमें, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में होगी ये, या मैन्युफैक्चर जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है उसमें, या फिर स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स में जहाँ सल्फर का यूज होता है। इससे क्या क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि आंखों में जलन, घरघराहट, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, या सांस का फूलना हो सकता है, सीने में जकड़न हो सकती है। अगर हम इसके कम्युनिटी लेवल पर प्रभाव देखें तो क्या है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, दृश्यता हानि, मतलब विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, या फिर सौंदर्य को क्षति पहुंचाना, जो कि एसिड रेन का ही एक वो है। पौधों को भी क्षति पहुंचाता है, प्लांट्स को भी डैमेज करता है, विजिबिलिटी इंपेयरमेंट में इसका रोल होते हैं। अब हम आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे कलर की होती है, लाल भूरे रंग की अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है। निकलती कहाँ कहाँ से, तो ज्यादातर मोटर वाहन, या फिर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, जैसे हम लोग विद्युत से रिलेटेड चीजें कह सकते हैं, या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, या आवासीय स्रोत जो ईंधन जलाते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखो है क्या, श्वसन संक्रमण हो सकता है, फेफड़ों में जलन हो सकती है, या श्वसन संबंधी लक्षण जैसे खांसी, सीने में दर्द, सांस का फूलना, सांस लेने में कठिनाई, जिसे हम लोग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, कफ, चेस्ट पेन, ये सब कहते हैं, ये सब हो सकते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से ही रिलेटेड है। अब इसका कम्युनिटी लेवल पर देखेंगे तो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, स्मॉग बनाने में इसका बहुत फॉर्मेशन रहता है। एसिड रेन में भी इसका रोल रहता है, वाटर क्वालिटी को घटाने का काम करती है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल रहता है, विजिबिलिटी इंपेयरमेंट में भी इसका रोल रहता है। फिर आती है ओजोन। ओजोन हम लोगों को पता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, और कॉज करता है सेकेंडरी पॉल्यूशन, जो कि हम लोगों ने इतनी देर में देखा। ये भी एक तरीके का गैसियस प्रदूषक है,
लेकिन ये फॉर्म्ड होता है ट्रोपोस्फियर, जो कि हम वातावरण में एटमॉस्फेयर में लेयर्स बनती हैं, ये ट्रोपोस्फियर लेयर में बनता है। इसका सोर्स क्या, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, द्वितीय प्रदूषक कह सकते हो। तो ये दूसरे पॉल्यूटेंट से बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की उस पर मदद से। इससे क्या क्या हो सकता है, आंख और गले में जलन, खांसी, श्वसन तंत्र की समस्याएं, और अस्थमा या फेफड़ों को नुकसान लगते हैं। इसका कम्युनिटी लेवल पर क्या प्रभाव है, पौधों और इकोसिस्टम को डैमेज करता है। फिर आते हैं सीसा, लेड। लेड क्या है, ये भी एक मेटेलिक एलिमेंट है। ज्यादातर ये धातु की रिफाइनरी से निकलेगा, क्योंकि धातु तत्व है। और सीसा प्रगलन संयंत्र, बैटरी, लोहे या स्टील के उत्पादक में। इससे क्या क्या होता है, अनीमिया, ब्लड लॉस, मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन जिसमें कम हो रहा, तो ब्लड लॉस तो नहीं। हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन एंड किडनी डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, लोअर्ड आईक्यू हो सकता है। अब ये इसका कम्युनिटी लेवल पर क्या प्रभाव है, ये पशुओं और पौधों को प्रभावित करता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी डैमेज करता है या अफेक्ट करता है। फिर आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर पे हम गहरी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन एक बार देख लेते हैं। हिंदी में कणिक तत्व कहते हैं कालिक, धूल या अन्य पदार्थ के बहुत छोटे कण, जिनमें तरल पदार्थ की छोटी बूंदें भी शामिल है। इसका सोर्सेज क्या क्या है, स्रोत क्या क्या है, डीजल इंजन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, विंड ब्लोन डस्ट, वुड स्टोव्स, ओपन बर्निंग। क्या क्या दिक्कत कर सकता, आंखों में जलन कर सकता, अस्थमा दमा कर सकता, ब्रोंकाइटिस कर सकता, फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर कर सकता है, हैवी जो धातु की पॉइजनिंग है वो कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर या हृदय से रिलेटेड कोई भी बीमारी कर सकता है। विजिबिलिटी इंपेयरमेंट, इसका कम्युनिटी लेवल पे प्रभाव है, एटमॉस्फेयर में ये डिपोजिट हो जाते हैं और एस्थेटिक भी डैमेज करते हैं। तो अब हम लोगों ने ये जाना, अब हम जानेंगे पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे PM 2.5 और PM 10 के बारे में। तो देखो, कणिकीय पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। PM 2.5, ठीक है, टिनी पार्टिकल्स या कण जो सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये PM 2.5 है। 2.5 या particulate matter smaller than 2.5 mm are considered as most noxious pollutant, क्योंकि ये सांस के जरिए अंदर जा सकते हैं और फेफड़ों में प्रवेश कर श्वसन संबंधी दिक्कत या नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या है कि डैमेज द रेस्पिरेटरी टिश्यूज। तो अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करें, शहरी और घर के अंदर हवा में सिगरेट के धुएं और एस्बेस्टोस फाइबर्स को उनके कार्सिनोजेनिक है प्रभाव के कारण सबसे खतरनाक कणों में वर्गीकृत किया गया है, जो कैंसर का कारण बनता है। PM 2.5 जैसे वायु प्रदूषक अवसादग्रस्तता के लक्षण पैदा करते हैं, मतलब ये इंड्यूस करते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स एंड डिक्रीज इमोशनल वेलबींग इन ह्यूमन। लैंसेट ने 2015 में एस्टिमेट करा था कि अगर वेरी इंक्रीज, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए PM 2.5 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से, तो ये हार्मफुल इम्पैक्ट करता है ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाओं पर, क्योंकि ये लो बर्थ वेट
LBW होता है, जिसमें बच्चे का वेट, जो जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका वेट 2.5 किलो से कम होता है, और तो ये इंक्रीज हो जाएगा 18% तक। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा। नई दिल्ली में 84.17 माइक्रोग्राम पर मिलीमीटर क्यूब के साथ 5वें स्थान पर है, जो WHO की अनुशासित सीमा से 17 गुना अधिक है। ठीक है। दिल्ली में 2011 में किए गए अध्ययन के अनुसार PM10 के प्रमुख स्रोत जैसे कि बिजली क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट हो गया, उद्योग इंडस्ट्रियल हो गया, रेजिडेंटल सेक्टर हो गया, ये सारे थे। और PM2.5 जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे वो इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल, ये थे। तो अब हम लोग आते हैं एक और उस पे, अमोनिया। अमोनिया क्या है? तो अध्ययनों में पता चला है कि अमोनियम क्लोराइड एरोसोल तरल जल के लिए जिम्मेदार है, जो दिल्ली में धुंध का कारण है, या फिर हेज लाइक सिचुएशन इन दिल्ली विच इज द कॉज पर जाएंगे, जो कि है CO2। तो CO2 क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड को एक महत्वपूर्ण प्रदूषक का दर्जा देता है, जिससे इसे ग्रह के सबसे खतरनाक जलवायु प्रदूषक का खिताब मिला है। ठीक है। यह गैस जो श्वसन और पौधों, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दिस गैस क्रूशियल टू बोथ ह्यूमन, मतलब ये क्रूशियल है ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए भी और प्लांट वाइटलिटी के लिए भी, is an integral and naturally occurring component of the atmosphere। अब जो एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स हैं वो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, पहली चीज, वाइल्ड लाइफ पर, इकोसिस्टम पर। अब हम लोग इस टर्म्स के लिए देखते हैं, बीइंग एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन has been associated with respiratory conditions like asthma, lung cancer, as well as health disease like stroke and various other health issues। ठीक है। Moreover, कई बार visibility damage to crops, other vegetation, diminished visibility and play a role in contributing to climate change। एक टॉपिक पर, मतलब इसी का जो एक हिस्सा है कि एयर पॉल्यूशन और स्वास्थ्य प्रदूषक श्वसन तंत्र की सतहों पर कार्य करते हैं और क्रोनिक रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करते हैं। ठीक है। कणीय प्रदूषकों के विपरीत गैसीय प्रभाव दीर्घकालिक से अधिक तीव्र होते हैं। मतलब क्या है कि गैसियस इफेक्ट्स ज्यादा एक्यूट होंगे एंड क्रोनिक एज अपोज टू द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर अगर होता है इरिटेंट पॉल्यूटेंट से, उसमें आईज डैमेज हो सकती है, नोज, थ्रोट, गला, या फिर कोई भी वेट सरफेस, शरीर की गीली सतहों को नुकसान हो सकता है। क्यों? SO2, ओजोन, O3 और NO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पल्मोनरी इरिटेंट्स हैं जो कि लंग्स को करते हैं, में कॉज कंजेशन कर सकते हैं, इडीमा कर सकते हैं और हीमरेज भी कर सकते हैं। हीमरेज क्या है? रक्त स्त्राव। ठीक है। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एस्फिक्सिएंट गैस होती हैं। ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं श्वास रोधक गैसें, जो रिप्लेस करती हैं ऑक्सीजन को बॉडी में। ऐसी गैसें जो शरीर में ऑक्सीजन की जगह ले सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को पता है कौन कौन सी है? NO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। इसमें मेजरली पता कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जेंडर भी डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज पहले से है नहीं है, और एज भी मैटर करती है।
जैसे क्या है कि सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले कणों के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव फेफड़ों के में कणों के जमाव और प्रतिधारण पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। कणों के जमाव की संभावना और जमाव स्थल उनके वायुगतिकीय गुणों जैसे आकार, घनत्व और आकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, लेकिन साथ ही अन्य भौतिक रासायनिक गुणों जैसे कि बनावट, है ना, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, हाइग्रोस्कोपिसिटी, टेक्सचर, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं टॉक्सिक एंड इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल ऑफ पार्टिकुलेट। With respect to chemical composition, the content of metals such as vanadium, zinc, copper, nickel, as well as the content of organic compounds such as polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) seem to influence the particle elicited health effects. इमारतों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। तो for limestone, acidic water reacts with calcium to form calcium sulfate. तो करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट मिलके एक रिएक्शन करता, उस रिएक्शन से बिल्डिंग्स पर इफेक्ट होगा। कैल्शियम सल्फेट इज सॉल्युबल सो इट इजीली वॉश अवे ड्यूरिंग द नेक्स्ट रेन। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो घुलनशील होता है और इससे अगली बारिश के दौरान ये आसानी से बह जाता है। अब जो केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में छूट जाते हैं, निकल जाते हैं, फैल जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा में तेल और रिफाइनरी तथा आगरा में अनेक कोयला जलाने वाले उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, जो ताजमहल के संगमरमर को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अब इसका अन्य मटेरियल्स पर या चीजों पर क्या प्रभाव होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वायु प्रदूषण का पदार्थों पर प्रभाव, पत्थरों पर क्या प्रभाव होता है। चूना पत्थर का क्षरण, जिसका व्यापक रूप से निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें सल्फर, पानी और कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम सल्फेट बनता है। मेटल्स पर इसका क्या होता है, तो कोरोजन ऑफ द सरफेस हो जाएगा। फैब्रिक्स और डाई पर क्या होता है, कपड़ों की टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम करता है और कपड़ों का रंग फीका कर देता है। रबड़ पर क्या होता है, तो ओजोन तनाव के कारण रबर उत्पादों या प्रोडक्ट्स पर दरार डाल देता है। फिर इसका प्लांट्स पर क्या है, तो एयर पॉल्यूशन कॉमनली लीड्स टू ऑक्सीजन डैमेज ऑफ बोथ क्रॉप प्लांट्स एंड वाइल्ड स्पीशीज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ डैमेज करता है लीफ स्ट्रक्चर को, मतलब पत्तों को, जैसे कि नेक्रोसिस करना, इसमें डेड एरियाज मिलेंगे कुछ कुछ पत्तों पर। क्लोरोसिस कर देता है, क्लोरोफिल या का खोज मतलब खत्म हो जाना या रिडक्शन हो जाना, जिससे पीली पड़ने लगेगी पत्ती। एपिनेसिटी करेगा, डाउनवर्ड और कर्लिंग ऑफ लीफ मुड़ने लग जाएगी। एक्सीजन कर देता है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, इतना बहुत है। अब आते हैं ट्रीज पर। तो एयर पॉल्यूशन का प्रभाव पेड़ों पर क्या पड़ता है वो देख लेते हैं एक बार कि पेड़ों पर क्या पड़ता है। तो पेड़ों पर क्या है कि ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन इन द ग्रेट स्मोकी माउंटेन, मतलब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा। अब हम लोग एसिड रेन को जानते हैं, तो एसिड रेन इज अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज यूजुअली एसिडिक। अमल, हिंदी में अमल बोलते हैं एसिड को, अम्लीय वर्षा बोल दिया ऐसे, जिसमें एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस होगा और पीएच बहुत कम होगा, यानी एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा। एसिड रेन कैन ईट थ्रू स्टोन एंड मेटल, मेटल पे कोरोजन हो जाएगा और स्टोन को डाई का भी देखा था, कपड़ों पर क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। और इट हैज एक्सेलरेटेड द नेचुरल वेदरिंग प्रोसेस ऑफ दिस स्कार्ड स्टोन एंड। फिर आता है ओजोन
लेयर डिप्लीशन। तो अब हम लोग ये देखते हैं, ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है in Earth's atmosphere which contains relatively high concentrations of ozone or absorbs 97 to 99% of the sun's high frequency ultraviolet light, which is potentially damaging to life on Earth. Over 90% of the ozone in Earth's atmosphere is present, मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में बनती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, a thinning ozone layer leads to a number of serious health risks for human, causes greater incidences of skin cancers and eye cataracts, with children being particularly vulnerable, serious impacts on biodiversity, increased ultraviolet V rays reduce levels of plankton in the oceans, and subsequently diminish fish stocks. Adverse effects on plant growth reduces agricultural productivity. A direct negative economic impact is the reduced lifespan of certain materials like plastics. तो इसमें ये दिखाया गया है कि 4 मेन फैमिलीज हैं केमिकल्स की, जो कि ओजोन के डिस्ट्रक्शन में मदद करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें NO प्लस NO2 मिलकर, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड OH प्लस HO2, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये बनाती है और इससे डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम लोग आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इट इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ near surface air and ocean since the mid 20th century and its projected continuation। मतलब एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा हुआ टेम्परेचर होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कुछ प्रभाव क्या है? ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे सब जगह टेम्परेचर का बढ़ना, राइज इन सी लेवल, इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। वैसे अगर देखोगे प्रभाव क्या होते हैं, तो एक तो ये है कि पोलर बियर्स को थ्रेट है, सी लेवल का बढ़ जाना, समुद्री लेवल का बढ़ जाना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। कुछ ये भी है कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, उन पर भी एयर पॉल्यूशन का प्रभाव होता है। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, जिसमें बाल्ड ईगल्स हैं, नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिड रेन, जिन्हें एसिड रेन से बचाना चाहिए या पड़ता है।